गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम क्लास 10 के फिजिक्स में हम जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, उसको देखने जा रहे हैं और उसके बारे में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है आपका पार्ट बाय पार्ट आएगा और जो है इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारा टॉपिक एक एक चीज़ जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया जाए और उसको कवर कर लिया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से और समझते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। जैसा कि आप पढ़े होंगे फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो यह जो है एक तरह का आप कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बहुत लोग बहुत सारा डेफिनेशन देते हैं, गूगल पे भी सर्च करिएगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो कुछ ना कुछ वो लिख देगा, लेकिन जनरली इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं जिस तरह से एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वर्क को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है आपस में रिलेटेड हैं। कहीं ना कहीं वर्क जो है डिपेंड करता है एनर्जी पे, एनर्जी डिपेंड करता है वर्क पे। अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं है, वर्क नहीं है तो फिर एनर्जी हमें पता नहीं चलेगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हैं कि डिफाइन नहीं हो सकती हैं। आप उसको पढ़ते हैं या उसके बारे में जो है उसके प्रॉपर्टी को देखते हुए उसको डिफाइन करते हैं। उसी तरह से हम भी इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे ज़्यादा न लेक्चर देते हुए, और देखेंगे यही कि इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which possess due to, आप बोल सकते हैं दो चीज, एक मोशन ऑफ चार्ज और सेकेंड चीज आप बोल सकते हैं रेस्ट ऑफ चार्ज। अब ये क्या लिख दिए, एक लिखे हैं मोशन ऑफ चार्ज, दूसरा लिख दिए रेस्ट ऑफ चार्ज। तो ये जो है आखिर है क्या। उसके बाद जो है मोशन तो आप समझ भी रहे होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, रेस्ट भी समझ रहे होंगे, बट चार्ज जो है आपके लिए नया है। और हम तो नहीं कहेंगे कि नया है, क्योंकि आप उस समय वीडियो देख रहे हैं जब 10th के फाइनल को देने जा रहे हैं, तो आपके लिए चार्ज भी नया नहीं है। 9th में चार्ज के बारे में भी डिस्कस किया जाता है और आप पढ़े भी होंगे कि अगर कोई मैटर है तो वो एटम से बना हुआ है, और अगर कोई एटम है तो वो चार्ज से बना हुआ है। दो तरह का चार्ज आप पढ़ते हैं एटम में, एक पॉजिटिव चार्ज पढ़ते हैं, एक निगेटिव चार्ज पढ़ते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एटम। मान लीजिए कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास निगेटिव चार्ज है, तो यही तो यूनिट है, यही तो बेसिक है, बेस हैं आपके किसी एटम के। शुरू में आप पढ़े कि एटम को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है या डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन किया गया, आपके चार्ज में किए गए। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बारे में बताया गया कि प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आप चार्ज को भी कह सकते हैं कि चार्ज इज द बेसिक यूनिट ऑफ एटम। इट इज टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं, ये भी बहुत बेसिक चीज़ है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। और निगेटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चार्ज के बारे में और कुछ विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जानना है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इसका ऐसा यूनिट जो है आपका कूलम्ब हो जाता है, जो कि सी से डिनोट किया जाता है। चलिए, अब हमारा मेन मुद्दा है दो चीज़, एक मोशन ऑफ चार्ज और दूसरा रेस्ट ऑफ चार्ज। ये दो बातें जो हैं क्या कही जा रही हैं इसके बारे में देखना। देखिए, मोशन जहां पे है, ठीक है, मोशन जहां है इसका मतलब ये कि वहां करंट आ रहा है। अब सर आप कह क्या रहे हैं, मोशन से और करंट का रिलेशन है क्या। आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि मोशन है वहां करंट है, तो समझिएगा थोड़ा सा। आप करंट के बारे में जब भी जिक्र करते होंगे तो आपको लगता होगा कि लाइन मार दिया, लाइट मार दिया, शॉक लग गया।
हम लोग जनरली बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि लाइन मार दिया, तो लाइन दूसरा चीज मारा जाता है, वो लाइन नहीं है। लाइन जो है एक्चुअल में शॉक है, जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। करंट का सिंपल सा हिंदी होता है जो कि कहते हैं हम उसको धारा। और करंट जो है हम बहुत तरह का पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं वाटर करंट, वाटर करंट, फिर हम पढ़ते हैं विंड करंट। तो करंट जो है आपका धारा है, और धारा से आपको जो है प्रवाह बोल सकते हैं, इसका फील आता है। और जहां प्रवाह है और जहां बह रहा है कोई चीज, मतलब कि फिर से आ जाइए आप मोशन पर। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा, जहां तक हमको उम्मीद है, कि ये जो मोशन ऑफ चार्ज लिखा हुआ है वो है क्या। मोशन ऑफ चार्ज आपको करंट के लिए लिखा हुआ है, धारा है, प्रवाह है, वाटर करंट, विंड करंट आप बोल सकते हैं, जल धारा, विंड करंट में आप बोलते हैं वायु धारा, या बोल सकते हैं आप जो भी बोलिए। जलधारा जैसे कोई भी पूजा पाठ होता है उसमें जो है जलधारा किया जाता है, बहुत सारा चीज है, आप बोल सकते हैं जलधारा जो है वो हो गया। तो वाटर करंट और विंड करंट जैसे समझ गए हैं, मतलब कि वाटर करंट अगर बोलते हैं तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा जो है फ्लो ऑफ करंट होता है। वाटर करंट का अगर हम बात करें तो हमारा जो है बोल सकते हैं आप फ्लो ऑफ वाटर होता है। ठीक है, विंड करंट में भी आप बोल सकते हैं फ्लो ऑफ एयर, जब हवाएं बहती हैं तेज तो विंड करंट, एयर करंट जो भी बोलिए। और हवा, वाटर मतलब पानी जो बहता है तब हमारा जो है वाटर करंट या जो भी बोलिए आता है। तो फिर करंट है क्या? अब देखिए, जिस तरह से आप पढ़ते हैं कोई एक टॉपिक को और उसके सब टाइप्स हो जाते हैं, उसी तरह से करंट आपका मेन है। और करंट में देख रहे हैं कि वाटर करंट अलग, विंड करंट अलग। तो हमें जो करंट पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। समझिएगा बात को, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। अब जिस तरह से वाटर करंट में फ्लो ऑफ वाटर हो रहा था, विंड करंट में फ्लो ऑफ एयर हो रहा था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट में आप बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ चार्ज का, तो इसको भी समझना होगा। रेस्ट जहां वर्ड आता है वहां पे एक और वर्ड आता है स्टैटिक। ठीक है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे दो प्रकार भी हो जाते हैं या दो टाइप भी हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ चार्ज से जो आता है वो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, मोशन ऑफ चार्ज की वजह से जो आता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। और यही दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हमको पढ़ना होता है। फिलहाल क्लास 10 में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आगे पढ़ना है, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और सिंपली हम करंट को डिफाइन करेंगे और लिखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस तरह से आप करंट को डिफाइन कर लेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। और इज कॉल्ड करंट नहीं बोलेंगे आप, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे आप, क्योंकि करंट आप देखें, करंट विंड करंट भी है, वाटर करंट भी है। ठीक है, इसलिए आप इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब हम इस डिफिनेशन से इसका फॉर्मूला देखने का कोशिश करें कि आखिर ये डिफिनेशन ऐसे ही तो बना नहीं होगा कि चार्ज बहने लगे तो हमारा जो है करंट आ गया, ऐसा नहीं है। आखिर ये जो फॉर्मूला या जो ये डिफिनेशन है वो कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा या बताया गया होगा। तो अगर हम इस डिफिनेशन को ही देखें तो हमें एक वर्ड दिख रहा है जो कि है द रेट। और फिजिक्स में रेट का मतलब भाव नहीं होता। जनरली अगर मार्केट में जाएंगे तो रेट का मतलब हम भाव ही कहते हैं। चीनी कैसे रुपए किलो है, 4 रुपए किलो है, 5 रुपए किलो है, 2 रुपए किलो है, जैसे है।
या आप बोलते हैं कि तेल कैसे है, तो 2 रुपये लीटर है, 4 रुपये लीटर है, 10 रुपये लीटर है प्रति लीटर, तो वो हमारा रेट हो जाता है, वो भाव है। लेकिन फिजिक्स में अगर रेट का हम बात करें तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को टाइम से। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात कर दिए रेट का। रेट मतलब हो गया आपका रफ्तार, और किसी भी चीज का रफ्तार अगर हमें बताना है, स्पीड बताना है, तो उसे हमें टाइम से डिवाइड करना आवश्यक है या आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे तो आगे हम यही देखेंगे ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ गया। और हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए हैं कि चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, और चार्ज दो तरह के पढ़ने को मिलता है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो चार्ज को अगर हम देखें तो चार्ज हमारा जो है यहाँ पे लिखा जा सकता है इजीली, आप बोल सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, पहले इसको देखते हैं। और अगर हमें करंट लिखना होगा तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली इलेक्ट्रिक करंट लिख देंगे, इलेक्ट्रिक लिखना नहीं भूलेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर सिंपल वे में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं इसको Q अपॉन T लिख सकते हैं। अगर हमें SI यूनिट के तौर पर लिखना होगा तो Q को हम लिखेंगे कूलम्ब, T को लिखेंगे सेकेंड, और हो जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड। और इस कूलम्ब पर सेकेंड को अगर हमें और विस्तार में लिखना होगा तो लिखेंगे एम्पियर, और यहां से हमारा SI यूनिट आएगा, कह सकते हैं एम्पियर। ठीक है, कहां से कहां तक हम लोग पहुंच गए, देखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T, C अपॉन S, कूलम्ब पर सेकेंड, एम्पियर आ गया आपका SI यूनिट ऑफ करंट। क्लियर है इतना? अब करंट को किससे डिनोट करते हैं, तो करंट को हम डिनोट करते हैं I से, और सिंपल से आपका फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T यहां पर। अब सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है डिफाइन दो चीज, या तो यूनिट ऑफ करंट, दूसरा डिफाइन 1 एम्पियर। और यहां पर हम समझेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था। दो क्वेश्चन, दोनों सेम है। या तो आप बोल सकते हैं कि डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, या बोल सकते हैं आप डिफाइन 1 एम्पियर। दोनों चीज सेम है। वहां पे अब यहां पे हम समझेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया का महत्व क्या था या क्यों लिखा गया था क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको हम थोड़ा सा जूम कर लिए, यहां से जा रहा था, ठीक है। आप एक बात बताइए कि इसी का भी अगर आपको किसी भी चीज का अगर रफ्तार बताना है, मान लीजिए अगर हम ऐसे बोले कि देखिए यहां से कोई वाटरफॉल हो रहा था, ठीक है, कोई वाटरफॉल था, यहां से पानी जो है झरना बह रहा था, गिर रहा था। आप यहां पे देख के इस वाटरफॉल का रफ्तार नहीं बता सकते हैं या अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना तेज बह रहा है या कितना तेज गिर रहा है, जब तक ये किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया या पर्टिकुलर एरिया पे ना गिरे। अगर किसी पत्थर पे ना गिरे तो नहीं बता सकते कि इसका रफ्तार क्या है। मतलब ये है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक रेफर करने वाला पॉइंट चाहिए जहां से हम ये बता सके कि हाँ इसका रफ्तार ये है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट यहां पत्थर बन जाता है। सेम वैसे ही अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में हम एज्यूम करें कि चार्ज हमारा ऐसे फ्लो हो रहा था, तो उसका रफ्तार क्या था, आप जब तक किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को नहीं लेंगे तब तक आप नहीं बता सकते। चलिए हम ले लिए इसको, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया को। अब हमें डिफाइन करना था यूनिट ऑफ करंट या 1 एम्पियर। हम तो यही पढ़े हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यही पढ़े हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़े हैं। मतलब ये है कि अगर हम यहां पे Q का वैल्यू 1 कूलम्ब रखें, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड रखें, तो आ जाएगा हमारा 1 कूलम्ब पर सेकेंड, और इसको हम एम्पियर लिख सकते हैं। मतलब 1 एम्पियर आ गया हमारा। एक का कोई वैल्यू नहीं है, हम बोल सकते हैं एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट भी हम डिफाइन कर दिए। तो ये हम डिफाइन किए मैथमेटिकली। और हमें इसे लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना है तो हम यही करेंगे या कहेंगे कि व्हेन 1 कूलम्ब of charge
passing through a particular cross sectional area ठीक है when 1 coulomb of charge passing through a particular cross sectional area in 1 second then we can say that it is 1 एम्पियर मतलब कि 1 कूलम्ब का चार्ज अगर 1 सेकेंड में इस एरिया से पास हो रहा है मतलब कि 1 एम्पियर का करंट हो रहा है अगर 2 कूलम्ब का चार्ज पास हो रहा है माने 2 एम्पियर हो रहा है 10 कूलम्ब का चार्ज पास हो रहा है 10 एम्पियर हो रहा है कोई दिक्कत है तो बोलिए उम्मीद है कि दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी क्योंकि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा तेज है खैर आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं तो एक देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अब क्वांटाइजेशन क्या होता है इसके विषय में हमें जानना है क्वांटाइजेशन के विषय में अगर हम बताएं तो क्वांटाइजेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह से क्वांटाइज किया गया है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनाना 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg सेम उसी तरह से चार्ज को भी क्वांटाइज किया गया है और चार्ज को क्वांटाइज किया गया है कुछ इस तरह से कि आप बोलते हैं कि Q अगर दिया हुआ है मतलब कि n डॉट ई ठीक है अगर Q दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि n डॉट ई है ठीक है अब देखिए अगर Q इज इक्वल टू n डॉट ई है तो n क्या है तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर E क्या है E इलेक्ट्रॉन है अब एक बात बताइए कि अगर ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हमें शुरू में तो नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज इसमें फ्लो करता है या निगेटिव लेकिन बाद में हमें जरूर पता चल गया था कि इसमें से इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करते हैं अब एक बात बताइए कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पता चलना चाहिए हमें कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया और एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज होता है ठीक है और इसी तरह से हम Q को जो है क्वांटाइज कर दिए हैं कि Q इज इक्वल टू एन हो जाएगा अब बताइए कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब ये जो चार्ज है आपका एक इलेक्ट्रॉन पे है तो ऐसे ऐसे अगर 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं मतलब आप ये कह सकते हैं ठीक है कि 1.6 मतलब कि अगर एक दशमलव इसको इससे उड़ा दिया जाए तो 10 इंटू ये हो जाएगा आपका कि इतने कूलम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है ओवरऑल Q को क्वांटाइज किया गया है n डॉट ई से जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनाना वैसे ही 1 Q इज इक्वल टू 1 n डॉट ई माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक E कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब और यहां से एक और हमारा फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल टू एन का ठीक है अब देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है जैसे अगर कोई आपसे बोले फॉर्मूला या बोल सकते हैं आपको कोई बोले कि एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं और बताइए फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज अब लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये फाइंड द नंबर ऑफ बोल सकते हैं आप फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज ठीक है चलिए देखते हैं हम अब वो यहाँ पे 1 कूलम्ब दिया हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कह रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्मूला लगने वाला है वो फॉर्मूला आपका ये है Q इज इक्वल टू एन Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम्ब n का वैल्यू आपको निकालना है E का वैल्यू आपको पता है ठीक है चलिए कूलम्ब लिख देते हैं यहाँ भी कूलम्ब लिख देते हैं n का वैल्यू निकालना है
1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम से कूलम कट गया, ठीक है। अब अगर ये एक जीरो हटता है तो हमारा जो है यहाँ आएगा 10 और ये 10 जो है ये भी ऊपर चला जाएगा। ओवरऑल आप लिख सकते हैं 10 इंटू ये 10 के पावर 19 हो जाएगा, मैंने एक 10 और निकाल लेते हैं और 10 के पावर 18 कर देते हैं। अब बट्टा में हम लिख देते हैं 16। 16 से ये दोनों 100 है, 16 छक्का 96.40 हो गया। तो आप बोल सकते हैं 16 दूनी 32, 16 पचे 80, ठीक है। और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻8। ये क्या है? 18, सॉरी 18। ये क्या है? ये है आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस तरह से इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं क्यू के जगह पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इतना सिंपल अगर पूछा भी जाता है तो एक नंबर में पूछा जाएगा, वरना उम्मीद तो नहीं किया जा सकता है। उम्मीद इसका किया जा सकता है कि अगर आपको चाहे तो वो ऐसे पूछ सकता है कि चलिए भैया करंट निकालना है और हम आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और आपको सिर्फ यही फार्मूला पता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं हम पढ़े हुए हैं और हमें ये भी फार्मूला पता है, तो आप जो है इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारा करंट तक का सफ़र। इसके आगे जो है हम बढ़ते हैं और इसके आगे हम बढ़ते हैं ओम्स लॉ पे, ठीक है। ओम्स लॉ से भी पहले हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, और बहुत ही शानदार टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि बहुत सारे मास्टर और मास्टर साहिबा बहुत सिंपल वे में इसको लेके निकल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इतना सिंपली उनको लेके निकलना चाहिए। देखिए दो चीज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में वो लोग कहते क्या है या करते क्या है, या आपका एनसीईआरटी क्या कहता है। आपका जो एनसीईआरटी कहता है वही हूबहू टीचर भी समझाते हैं आपको। सिंपली आपको ये बोल दिया जाता है कि द वर्क डन, ठीक है, व्हेन द वर्क इज डन टू कैरी अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड और अ पॉइंट, बोल सकते हैं, या ए पॉइंट ले लीजिए या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कर दीजिए। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में या पॉइंट ए तक ले जाने में जो हमारा वर्क डन हुआ है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और यही कह के निकल जाता है कोई भी। हम देखे हैं सिंपली, या हम भी जब पढ़ते थे तो हमें यही पढ़ाया गया था कि when the work is done to carry a positive unit charge from infinity to electric field or a point is called your electric potential। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो सिंपल, when the work is done to carry a positive unit charge from another point, infinity से यहाँ another point हो गया, ठीक है, another point या one point to another point, another point to one point या one point to another point, मतलब B से A तक लाने में जो हमें वर्क डन हुआ है एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को उठा के लाने में, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ऐसे सिंपली लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इसको विस्तार में ले जाने का, ठीक है। वैसे समय तो नहीं है बट कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा विस्तार में लेके जाया जाए। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हम करंट कैरिंग कंडक्टर लगा रखे हैं, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर लगा रखे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी इस सर्किट में। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। चलिए हमें नहीं पता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है या निगेटिव चार्ज फ्लो करता है। हम एज्यूम करते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है मतलब कि अगर हम इसको जूम करें हल्का सा, कुछ इस पॉइंट पे जूम करते हैं हल्का सा, फिर और इसको जो है ऐड करते हैं, हम मान लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। चलिए ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब आप तो पढ़े हैं चार्ज का ये बेसिक चीज है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत सिंपल चीज है ये,
ये तो आप पढ़े हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपल्सन करेगा, या निगेटिव निगेटिव हमेशा रिपल्सन करेगा, और पॉजिटिव निगेटिव हमेशा अट्रैक्शन करेगा। ये आप बोल सकते हैं कि जीवन का भी लॉ है। ठीक है, आप बहुत बेहतर समझते होंगे इस चीज़ को। खैर, यहाँ आते हैं। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब कि यहाँ से जो है रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा और इजीली यहाँ तक ये मूव करके आ जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव है तो निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और इजीली यहाँ तक आ जाएगा अट्रैक्ट होके भी। मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें किसी भी प्रकार का झंझट झोल झमाला कुछ भी करना नहीं पड़ा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं बेसिक डेली लाइफ पर। मान लीजिए कि आप किसी पार्क में गए और ये पार्क है, यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है, पार्क में ये झूला है, झूला में एक छोटा सा बच्चा जो है यहाँ पे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, स्लाइड किया, स्लाइड जैसे ही किया वो इजीली यहाँ तक आ जाएगा। मान लीजिए कि डगर डुगुर के आपके पास तक आ जाएगा, आप यहाँ तक खड़े हैं। ठीक है, हाथ बढ़ा के चल बउआ। ठीक है, यहाँ तक आपके पास इजली आ जाएगा वो, अगर चलने आता हो तो भी, ना आता हो तो भी। यहाँ पे गया डगरा, फिर यहाँ से डगर के यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक चढ़ना इसके लिए मुश्किल है। समझिएगा बात को, क्या हम कह रहे हैं। यहाँ तक आना बहुत इजी है, बट यहाँ से यहाँ तक जाना मुश्किल है। अब आप क्या बन गए इसके लिए? मीडियम बन गए, माध्यम बन गए। और आप क्या कर रहे हैं, एक वर्क डन करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ चढ़ा देंगे, फिर डुगुर के आएगा, अब आदत धलेगा, फिर चढ़ाइए, फिर डुगरेगा, फिर चढ़ाइए, फिर डुगरेगा, ऐसे। और आप एक कंटिन्यूअस लूप बना लेंगे। आप एक कंटिन्यूअस वर्क डन कर रहे हैं एक छोटे से बालक को उठा के यहाँ पहुंचाने का। इसी बेस पे है, थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, हम इसको मानते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब इस इन्फिनिटी से यहां तक लाने में हमें किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं करना पड़ा। आप बोल सकते हैं कि इजीली पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अपना काम किए और आपका जो है करंट या पॉजिटिव चार्ज से जो है आपका फ्लो होके पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन एक बात बताइए, मेन मुद्दा, कि यहां से यहां तक कैसे आएगा? निगेटिव तो पॉजिटिव की ओर जो है, ये तो पॉजिटिव चार्ज था, निगेटिव पहले तो पॉजिटिव को छोड़ेगा नहीं। मान लीजिए छोड़ भी देता है तो ये पॉजिटिव हवा इधर आने नहीं देगा, माने ये इधर से इसको रिपेल करेगा और इधर से खिंचले रहेगा, मतलब ओवरऑल यहां से यहां तो आएगा नहीं। और यहीं पे आपका मसाला खत्म होता है। मसाला मतलब कि बैटरी हमारा क्यों खत्म हो रहा है? जब पॉजिटिव चार्ज अपना काम कर ही रहे हैं, निगेटिव चार्ज अपना काम कर ही रहे हैं, तो फिर हमारा बैटरी का काम क्या है? तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये होता है बैटरी के अंदर, और यही बैटरी जो है आप बोल सकते हैं, या यही जो सेल है आपका, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव, अंदर में रिएक्शन होता है और इजीली वर्क डन हो जा रहा है। और यही वर्क डन जो हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है। और किसी दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल दिया रहे तो उसके बीच का जो डिफरेंस आप निकालेंगे तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब आते हैं हम थोड़ा सा मैथमेटिकली, हम थ्योरेटिकली समझ लिए, अब आते हैं हम मैथमेटिकली। मैथमेटिकली हमें यही देखना है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है, हम इसको सिंपली ईपी लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है टू कैरी वर्क डन हो रहा है टू कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से और लिखते हैं W अपॉन Q। चलिए अब थोड़ा सा यूनिट का बात कर लेते हैं। वर्क का ऐसा यूनिट आप पढ़े होंगे जिसको हम बोलते हैं जूल, Q का आप पढ़े होंगे जिसको हम बोलते हैं कूलॉम्ब। थोड़ा शॉर्टकट में आते हैं, जूल कूलॉम्ब, जूल पर कूलॉम्ब। ठीक है, और इस जूल पर कूलॉम्ब को हम बोलते हैं वोल्ट। इस जूल कूलॉम्ब को हम क्या बोलेंगे? वोल्ट। ठीक है, और यही आपका वोल्टेज भी बोला जा सकता है। बोलते हैं हम लोग वोल्टेज कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। ठीक है, कितना तेजी से आपका जो है करंट का फ्लो हो रहा है।
क्लियर है इतना? अब देखिए जूल पर कूलम्ब वोल्ट हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, दिस दैट करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है इतना समझिए कि दो पोटेंशियल दिया रहेगा, बड़ा वाले में से छोटा वाले को हमेशा घटाना है। वो चाहे आपका वी बी रहे या वी ए रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वी बी ए माइनस वी ए भी कर सकते हैं, इसमें आप डब्ल्यू अपॉन क्यू ही लिखिएगा। इसको पहले ही घटा लीजिएगा, ठीक है, और ये भी आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू ही हो जाएगा। क्लियर है इतना? फिर से आते हैं थोड़ा सा हम सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन पे और लिखते हैं डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, या फिर से डिफाइन 1 वोल्ट। चलिए अब सिंपली उम्मीद है कि आप डिफाइन कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो हम कर दे रहे हैं। आपको बस लिखना इतना ही है, V इज इक्वल टू आपको पता है W अपॉन क्यू है। अगर W का वैल्यू हम 1 जूल रखें और कूलम का 1 कूलम रखें, सॉरी चार्ज का अगर हम 1 कूलम रखें, तो जूल पर कूलम तो हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट बोलते हैं, माने 1 वोल्ट हो जाएगा आपका डिफाइन। सिंपली आप इसे, ये तो मैथमेटिकली था, आप इसे थ्योरेटिकली करेंगे तो लिखेंगे कि व्हेन द when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb positive charge, then it is said to be 1 volt potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज, जो भी बोलना हो आप बोलिएगा, सिंपली यहां तक, ठीक है। तो अभी तक हम जो जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसको चाहते हैं कि एक जगह लिख लिया जाए, और लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू एन डॉट ई, और आप अभी पढ़े V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। 3 फॉर्मूला अभी आप पढ़ चुके हैं। चौथा चीज में एंट्री मारते हैं। चौथा चीज आपका ये है, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। ओम्स लॉ जो है आपको, या आप भी पढ़े होंगे, सीधा सीधा एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करेंट। मतलब सर, मतलब ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ठीक है। अब चूंकि हम जब इस पे चर्चा किए तो हमें एक चर्चा का विषय ये मिला, हम आज भी बहुत लोगों से पूछते हैं कि आप अगर बोल रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब कि I पे डिपेंडेंट है V, क्योंकि ये जो है आपका इंडिपेंडेंट टर्म है और ये डिपेंडेंट टर्म है। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का बात करते हैं, अगर मैथ में आप विद्वान हैं तो आप समझते होंगे कि ये आपका डिपेंडेंट टर्म है और ये आपका इंडिपेंडेंट टर्म है। मतलब इसको अगर हम बढ़ाए, माने ये बढ़ा, इसको अगर हम घटाए तो ये घटा। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि बिना वोल्टेज के, मतलब अगर हम यहाँ पे बैटरी लगाए ही ना, सीधा बैटरी गायब कर देते हैं, हटाइए बैटरी, तो बिना बैटरी के करंट आएगा कहां से? हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, विदाउट बैटरी, विदाउट सेल, विदाउट वोल्टेज, आप हमको ये बताइए कि क्या करंट संभव है? तब न मानेंगे कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, माने करंट होगा तो वोल्टेज होगा। मे बी हम हो सकते हैं रॉन्ग हो सकता है हमारे पास जानकारी कम हो, लेकिन जहां तक हमें जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम ये चर्चा करते हैं, या हमारे लिए चर्चा का विषय लगता है। खैर बहुत लोग बोल के निकल जाते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि I भी तो डिपेंडेंट है V पे, वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, इस चीज को हम मानते हैं। बट करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा, इस चीज को नहीं मानते हैं। और अगर दोनों
उल्टा को भी सीधा बोल सकते हैं तब तो सही है, क्योंकि हम ये काट नहीं रहे हैं, काटेंगे तो हम मूर्ख कहलाएंगे। खैर आते हैं, हम इस पे आएंगे और फिर से इसको लिखेंगे, हटाते हैं इसको और लिखते हैं V इज इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाने के लिए लिखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के विषय में भी बात करेंगे कि होता क्या है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम रेजिस्टेंस लिखते हैं, मतलब कि आपका ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हट जाता है और इस प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे आ जाता है R, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है वोल्टेज का, जो कि होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, दूसरा चीज ओम्स लॉ का ग्राफ आता है, उसके विषय में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेना चाहते हैं। ओम्स लॉ का ग्राफ कहता क्या है, देखिएगा। ठीक है, ये जो है आपका जब भी दो एक्सिस बनता है, एक होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। मैथ में हम बहुत ज़्यादा तेज नहीं है तो गलती होगा तो माफ़ करिएगा। खैर, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा जाता है और वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज को रखते हैं। सॉरी, टाइम का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है ना, टाइम कहाँ से आ जाएगा भैया, यहाँ आ जाएगा आई, आई करेंट। यहाँ हम करेंट को रखेंगे, ठीक है, और यहाँ हम रखेंगे वोल्टेज को। ठीक है, और यहाँ से जो है, अब चूंकि आप पढ़ चुके हैं, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, मतलब कि अगर आप करेंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ा, करेंट बढ़ाए वोल्टेज बढ़ा, करेंट बढ़ाए वोल्टेज बढ़ा, और इस तरह से एक ग्राफ बन जाता है। और जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, सिंपली ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ये बबुआ वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि स्लोप ऑफ ग्राफ जो है आपको क्या दे रहा है। ठीक है, तो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, tan थीटा वगैरह लग जाता है। और सिंपली जहाँ तक हम पढ़े हैं या जहाँ तक हमें याद आता है, हमें ये याद आता है y अपॉन एक्स। y का जो वैल्यू है, y मतलब वोल्टेज है, x मतलब करेंट है, करेंट मतलब कि क्या है, I है। अब यहाँ से थोड़ा सा आइएगा, अगर R को हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, V अपॉन I लिख सकते हैं। देखिए सेम चीज आ गया यहाँ पे। और अगर बोले कोई कि स्लोप ऑफ ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ क्या देता है, तो आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। मतलब ये जो स्लोप है हमें रेजिस्टेंस देता है। ये हो गया आपका। ठीक है, तो शायद ग्राफ भी आप पढ़ लिए, ओम्स लॉ के भी विषय में चर्चा कर लिए। अब हम चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस के विषय में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए रेजिस्टेंस के विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस जो वर्ड है, रेजिस्टेंस जो वर्ड है, ठीक है, वो बहुत जगह देखने को मिलेगा। जैसे दोस्त कह रहा है कि मैच खेलने चलो, मम्मी कह रही है कि नहीं जाने देंगे। दोस्त बोल रहा है कि बर्गर खाने चलो, पापा गरिया के बैठा दिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपका मन कर रहा है कि क्लास में मोबाइल चलाएं, सर डंडा चला के मार दिए। आप मोबाइल चलाना चाहते थे, सर डंडा चला दिए। खैर, मतलब ये कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको रेसिस्ट कर रहे हैं। आप इंग्लिश सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छा खासा बात इस चीज को समझ रहे होंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, बाधा। मान लीजिए कि आपके काम में कोई अड़चन डाल रहा है, आपको कोई रोक रहा है, आपको कोई रेसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आपके लिए किस चीज का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। घड़ी हम जब खरीदते हैं तो लिखा हुआ रहता है वाटर रेजिस्टेंस, मोबाइल खरीदते हैं वाटर रेजिस्टेंस, जिसे हम वाटर प्रूफ बोलते हैं। मतलब यह है कि वो वाटर को रोकेगा, उसमें वाटर जो है बिल्कुल ही नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये होता है आपका वाटर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब सिंपली आप समझेंगे बाधा, या आप सिंपली समझेंगे रुकावट। अब कहां पे रुकावट होगा,
रुकावट मतलब ये तो समझिए हम कमर्शियली कि हमारे घरों में ऐसे वैसे रुकावट होता है, या मोबाइल पे हम देख लिए कि मोबाइल में जो है पानी जाने से रोकता है, यहाँ पे किसको कौन रोकेगा? ठीक है, तो देखिए एक बहुत ही हम अच्छा सा बोल सकते हैं कि मीम्स देखे थे, और उस मीम्स में कुछ इस तरह से बना हुआ था। ठीक है, उस मीम्स में कुछ इस तरह से बना हुआ था जहां पे एक व्यक्ति था, ठीक है, ये ऐसे था, और यहां पे जो है एक व्यक्ति था, ठीक है, और यहां पे भी एक व्यक्ति था। ऐसे, ठीक है, और इस मीम्स में लिखा हुआ था कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड में समझ जाइए। कुछ इस तरह से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब क्या है कि वोल्टेज जो है इस करंट को ढकेल रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको खींच के रखा हुआ है एकदम बांध के कि नहीं जाने देंगे तुमको, ठीक है। और यही काम होता है आपके किसी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में यही काम होता है। रेजिस्टेंस जो है, अब चूंकि ये करंट हम लिख दिए हैं, ये करंट नहीं होगा, एक्चुअल में होगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए हम लिख दिए हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस रोक रहा है किसी भी कंडक्टर में, रेजिस्टेंस कह रहा है इलेक्ट्रॉन को कि तुम मत जाओ, ठीक है, और वोल्टेज कह रहा है कि तुम जाओ। किसका बात माना जाए भाई? दोनों इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस भी जरूरी है हमारे लिए, वोल्टेज भी जरूरी है। अगर वोल्टेज ही नाराज हो जाए, बोले वोल्टेज की ना भैया हम तो ना ढकेलने वाले हैं, करंट आएगा कहां से? और रेजिस्टेंस बोलेगी ना भैया हम तो रुकेंगे ही नहीं, सब अपने मन का है, चाहो जो करना है करो, तो सही में आप बह जाइएगा बहुत दूर तक, और इतना दूर बहिएगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है कि नहीं है? तो रेजिस्टेंस भी जरूरी है, वोल्टेज भी जरूरी है, ठीक है। अब इस चीज को हम समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, अब चूंकि देखिए सर्किट हम पढ़ाए नहीं है, क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं कि आप सर्किट पढ़ चुके हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, आप बबुआ थोड़े हैं, बहुत बड़े हो गए हैं आप। चलिए देखिए ये जो है हम बना दिए यहाँ पे ऐसे, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए और जूम करके ये बना दिया जाए। अब एक बात बताइए कि आप जो है किसी रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए ये लंबा चौड़ा रोड है और इस पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जा रहे हैं तो आपके शहर का ट्रैफिक जो है इतना तो शांत नहीं है कि आप इजीली इसमें पार हो जाइएगा, इतना तो शांत नहीं होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ कोई ट्रक लगा है, यहाँ कोई टेम्पू लगा है, यहाँ कोई रिक्शा वाला लगा दिया है, इधर से कोनो मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, माने ओवरऑल ये पूरा का पूरा ट्रैफिक रहेगा। आप लिए हैं पल्सर 220, तो आप जो है इजीली लहरिया कट मारते हुए निकल जाइएगा, जाहिर सी बात है, फटाक 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 सोचा करके निकल जाइएगा। लेकिन एक बात बताइए कि आप निकल क्यों पाए, या आप निकल कैसे गए? क्योंकि आपके पास सेंस ऑर्गन थे, आपके पास ब्रेन है, आपके पास भगवान आंख दिए हैं, आपके पास भगवान कान दिए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉन के पास भी ब्रेन है, इलेक्ट्रॉन के पास भी आंख है, इलेक्ट्रॉन के पास भी कान है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आप ये जानते होंगे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों होते हैं? क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमेशा
मेटल ही आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। नॉन मेटल है, कुछ कुछ एक्सेप्शन वाले मेटलॉइड भी हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन वाले, बट जनरली अगर हम बोलें तो मेटल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्या इतना आसान होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो? बिल्कुल नहीं। देखिए, इस कंडक्टर में एटम्स होंगे, एटम्स के ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज देना आरंभ हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करना स्टार्ट किया, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज इसको खींचना स्टार्ट कर दिया। आप जितना सिंपल समझते हैं कि एक लाइन में इसे इसे भाग गया होगा, ऐसा होता नहीं है। ये जो है आपको टकरा टकरा के जाते हैं, इधर उधर कोलैप्स करके जाते हैं। और जब आपस में लोग टकराएंगे तो कोई भी चीज, जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि करंट नहीं रुकता है। रेजिस्टेंस मतलब ये क्या, इसको बांध के रख दिया तो रोक के रख देगा? नहीं, स्लो कर देगा। इसके रफ्तार को ये क्या करेगा, स्लो करेगा, और कुछ नहीं कर सकता। चलिए देखिए, यहां पे जो है, आवाज आ रही है? आवाज, हाँ आ रही है। चलिए देखिए, यहां पे जो है रेजिस्टेंस इसको बांध के नहीं रखेगा, इसके रफ्तार को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। सेम वैसे ही ये एटम्स इनको बांध के नहीं रखने वाले इन इलेक्ट्रॉन को। आप फ्लो करिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप थोड़ा स्लो फ्लो करिए, मतलब आप थोड़ा स्लो दौड़िए। ठीक है, अब देखिए, ये आपस में एटम्स जो है आपस में ही कोलैप्स करते हैं, और आपस में ही कोलैप्स करके धीरे हो जाते हैं, और उसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस नाम देते हैं। अब आप एक बात बताइएगा कि मान लीजिए कि पतला पतला दो सड़क चल रहा था, और दोनों सड़क को जब आपस में मिला दिया जाए, मान लीजिए यहाँ 40 गो मोटरसाइकिल थी, यहाँ 30 गो थी, और दोनों को मिला दिया जाए। चलिए, वॉल्यूम हमने सिर्फ वॉल्यूम जो है बढ़ा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, सरफेस एरिया को नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ लंबा करेंगे। क्या बताइए कि यहाँ ट्रैफिक जो है कम हो जाएगा? नहीं होगा, और ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ से इस पे अगर निकलने में 2 मिनट लगता था, तो यहाँ से निकलने में आपको 10 मिनट भी लग सकता है। मतलब कि दो ट्रैफिक को अगर आप एक में मिलाते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मतलब कि समय ज्यादा मतलब कि आप हो गए स्लो। सेम वैसे ही अगर हम दो मेटल को आपस में मिला दें, अगर हम दो मेटल को आपस में मिला दें, या किसी नॉन मेटल को भी लाके मिला दें, तो मेटल मेटल को मिलाते हैं या नॉन मेटल को मिलाते हैं, तो आप जो है उसको क्या बोल देते हैं, एलॉय बोल देते हैं। और अगर आप एलॉय बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि किसी एलॉय का कोई कंडक्टर है, प्योर मेटल नहीं है, एलॉय का कंडक्टर है, मतलब कि एक तो इसमें पहले से ही एटम प्रेजेंट थे, और दूसरे मेटल का भी एटम आ गया, माने फॉरेन एटम्स आ गया, फॉरेन एटम्स जिसको बोलते हैं, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टकराव बढ़ जाएगा। इसलिए आपके चार्ट में दिया हुआ होगा, आपके एनसीईआरटी के चार्ट में दिया होगा कि सबसे कम जो होता है आपका रेजिस्टेंस, वो होता है प्योर मेटल का। इसके बाद अगर किसी का होता है तो वो है आपके मेटलॉइड, जो कि बनते हैं, या बोल सकते हैं आप एलॉय। इसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल तो बिल्कुल ही रोक देता है, ये तो पासे नहीं करने देता। मतलब कि सबसे ज्यादा रुकावट किस में, इसमें, उसके बाद इसमें, सबसे कम रुकावट किस में, प्योर मेटल में। इसीलिए बोला जाता है कि चांदी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भैया? क्योंकि प्योर मेटल है और उसमें बिल्कुल ही रुकावट कम है, इसलिए बेस्ट तो होगा ही। तो 8 क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता था कि वाई वी शुड नॉट यूज सिल्वर एज द कंडक्टर। चूंकि आप जानते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो हम लोग के आम बोलचाल भाषा में बोला जाता है कि अगर आप, ऐसे तो हम जनरली कॉपर के वायर से बिजली चुरा रहे हैं, पता चला कि लोग तार भी चुराने लगे। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं आपकी, बहुत महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, और सेफ भी नहीं है। खैर, हम यहाँ पे आते हैं रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, हम इसका डिफिनेशन न लिखवाते हुए। ठीक है,
डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे और टॉपिक है आपका V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। V का हम लिखेंगे वोल्ट और I का हम लिखेंगे एम्पियर, ठीक है, और लिखेंगे वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्टेज पर एम्पियर, और जो है इसको हम बोलेंगे ओम। V बाई ए को हम क्या बोल देंगे, ओम बोल देंगे, ठीक है। इसके अलावा ओम को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसे हम ओमेगा बोलते हैं, और यही हमारा ओम है। तो आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो गया भैया, ओम, ठीक है, ओमेगा इसका नाम है, ओम के लिए इसको यूज किया जाता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम हो गया। इसके अलावा बहुत जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पेपर में जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है। जिस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि आपके भी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने और आने से आपके जीवन पे अफेक्ट पड़ता है। बहुत लोग ऐसे भी हो जाते हैं जी जो एकदम सख्त टाइप के हो जाते हैं, मतलब कि आप आए रहें जाएं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे आप बिल्कुल ही इफेक्टेड नहीं है, तो फिर तो आप न्यूट्रल हैं। बट जनरली हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। सेम वैसे ही कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम जो लेते हैं वो है हमारा नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो वायर का मटेरियल है वो 2 रुपये वाला है या 20 वाला है। आपका जो वायर का मटेरियल है, मटेरियल ऑफ वायर, वो आपका 2 रुपया वाला है या 20 वाला। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जो वायर लाए हैं वो कॉपर का प्योर लाए हैं, आप जो वायर लाए हैं वो कॉपर का प्योर लाए हैं, या आप किसी नाइक्रोम का उठा के लेकर आ गए। अब सर दोनों में अंतर क्या है, सर दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि ये एलॉय हो गया और ये प्योर मेटल हो गया। मेटल में रेजिस्टेंस कम, एलॉय में रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस होगा तो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपस में जब कोई टकराएगा तो गर्मा गर्मी का माहौल बनेगा ही बनेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब कोलैप्स करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तार जलता कैसे है, यही है, करंट से तार नहीं जल रहा है, करंट मतलब तो धारा, लेकिन हाँ उसी धारा में जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है देन आपका वायर हीट हो रहा है, और वायर हीट हो रहा है तो उस पर लगा हुआ जो पीवीसी है, या बोल सकते हैं आप जो भी बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है उस पिघल जाता है और जल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं नेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है आपके रेजिस्टेंस को, ठीक है। दूसरा चीज आप बोल सकते हैं टेम्परेचर। अब ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा बोल सकते हैं कि विवादित चीज है। विवादित कैसे है इस चीज को हम समझेंगे। विवादित इसलिए है कि टेम्परेचर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे या रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। भैया ये बताइए, मतलब ये कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये भी सोचने वाली बात है। चूंकि हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस को ही लिखेंगे इंडिपेंडेंट टर्म में, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जनरली लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घट जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम भी यही बोलेंगे, हम लोगों में ही आते हैं, हम लोगों से अलग थोड़े हैं, तो हम भी लिखेंगे डायरेक्ट रिलेशन।
आप भी बोल सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब आप समझ रहे हैं। इसके अलावा resistance is directly proportional to the length of the wire, length, length of the wire, ठीक है। resistance is directly proportional to the length of the wire। अब ये कैसे संभव है, इसके विषय में हमको जानना है कि रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ द वायर में क्या संबंध है भैया। आप एक बात बताइएगा कि आपके पास एक छोटा गली है और सेम चौड़ाई का आपके पास लंबा गली है, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसमें भी 50 लोग हैं, इसमें भी 50 लोग हैं। बताइए जल्दी कहाँ से निकल जाइएगा। बहुत लोग सोचते होंगे सर हे में से लंबा गली है, 50 गो ये है, जहाँ तहाँ छितराई लोग आराम से निकल जाएंगे। आप गलत हैं। आपको मशक्कत इसमें कम करना है, मतलब मशक्कत आपको शॉर्ट डिस्टेंस में करना है। यहां मशक्कत जो है आपको बहुत दूर तक करना है। मतलब कि इसका रेजिस्टेंस कम, इसमें रुकावट कम है, इसमें रुकावट क्या है, ज्यादा है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप समझ सकते हैं घर से जो लाइट है वो द्वार पे गया है, मैंने घर से तार खींच के द्वार पे गया है। पहले जो लाइन बढ़ेगा वो घर का बढ़ेगा, द्वार का बढ़ेगा बाद में। मतलब सर इतना दूर तक या इतना टाइम कहाँ लग गया? इतना टाइम लग गया इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, और उसी बीच में रुकावट भी हुआ जिसके वजह से समय लगा, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाएंगे वायर का, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, रुकावट बढ़ती चली जाएगी। सेकेंड चीज, फोर्थ चीज ये है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। हाँ भैया, ये बहुत इजी चीज है, इस चीज को आप इजीली समझ सकते हैं। अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे? इस चीज को आप समझेंगे, मान लीजिए कि आपके पास एक पतली गली है। एक सेकेंड, बहुत मोटा गली बन गया। आपके पास एक पतली गली है, ठीक है, वॉल्यूम है 50 लोगों की, और सेम दूरी की आपके पास एक मोटी गली है, उसमें भी वॉल्यूम है 50 लोगों की। अब आप बताइए इसमें इजीली निकलिएगा या इसमें, ए में या बी में? तो बी में निकलिएगा। अब इसके पीछे का रीजन ये है, आप समझ रहे होंगे, वॉल्यूम सेम है, चौड़ाई बढ़ गई है, मतलब कि डेंसिटी कम हो गई है इसकी, और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें से निकलने में हमको मशक्कत करना पड़ेगा, इसमें मशक्कत नहीं करने पड़ेगा। मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब एरिया जैसे ही बढ़ा है रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया जैसे ही घटा है रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया लिखेंगे। और यहाँ से हम जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिए, मतलब हम काम कर लिए 3 नंबर का। अगर पूछा जाता है तो, नहीं पूछा जाता है तो 0 नंबर का। खैर, अब इन सब चीजों को मिला के एक नया चीज मतलब कि टॉपिक का प्रोडक्शन होता है, और वो टॉपिक क्या है उसको हम देखेंगे। वो हमारा टॉपिक है रेसिस्टिविटी। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। कंबाइनिंग, on combining equation first and second, कंबाइन करेंगे तो R is directly proportional to the L ऊपर A नीचे, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हम रिप्लेस करते हैं रो से, RHO इसको बोला जाता है रो, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे भैया? तो अब लिखेंगे हम इसको कुछ इस तरह से, थोड़ा लाल वाला यूज करते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई A, समझिएगा। R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। चलिए, अब R इज इक्वल टू रो L बाई A आया, तो अब इसमें से हम यूनिट निकालने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A,
आर का बताइए ओम होता है, रोह का हमें निकालना है एल, एल इज द लेंथ, लेंथ मतलब मीटर हो गया, ए इज द मीटर स्क्वायर, एक एम से एक एम कट गया, इधर जाएगा ओम मीटर हो जाएगा और इधर हो जाएगा रो। मतलब ये कि रो इज इक्वल टू योर रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, और रो इज इक्वल टू आ गया आपका ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट रो का क्या हुआ, ओम मीटर हुआ। हम यहां से निकाल दिए मैथमेटिकली, देख लीजिए आप। अब हम बोलेंगे कि चलिए रेसिस्टिविटी तो आप बता दिए, इस रेसिस्टिविटी को डिफाइन करिए। तो देखिए इसको डिफाइन करना बहुत इजी है, आप मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैथमेटिकली अगर आप डिफाइन इसको करने चलिएगा तो आपको यही कहना होगा, देखिएगा मैथमेटिकली हम डिफाइन करके दिखलाते हैं। रो इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। देखिए अब अगर मैथमेटिकली हम चलें तो मीटर स्क्वायर है मतलब कि एरिया है, ये एरिया है भैया, और लेंथ मीटर है मतलब 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर है, ओम है माने 1 ओम है। मतलब ये कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 ओम का, या बोल सकते हैं आप होने वाले ओम का, या आप होने वाले रेजिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। मतलब डिफाइन रेसिस्टिविटी कोई बोल दे या डिफाइन रोह बोल दे तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। और ऐसे जनरली आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी कंडक्टर। बहुत सिंपल है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में जाना चाहें तो आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, आप नहीं बनाएंगे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, the amount of resistance offered by any conductor। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट, कितना मात्रा में रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है किसी भी कंडक्टर द्वारा, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा, उसी को आप बोल देंगे रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी भी हमारा खत्म हुआ। यहां से आप बोल सकते हैं कि थ्योरी वाला पार्ट जो है रेसिस्टिविटी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम अगले पार्ट में कवर करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को, सीरीज कॉम्बिनेशन को, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस पे। इसके अलावा एक बार हम पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, उससे बहुत इजी हो जाएगा। इसके अलावा आप बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग रह गया है। मतलब कि 2 या 3 टॉपिक और रह गए हैं जो आने वाले पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, पेपर नज़दीक है, बकैती कम करिए। चलिए।